हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल एक्सेलेंट फिजिक्स बाय हारिस सर में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए, वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमने थ्योरी पार्ट आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से नोट करिएगा और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बता दिया है। आज बात करेंगे कि जो हमने पढ़ाया है वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो बस बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है वेक्टर एडिशन का। क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं ऑफ अ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। मतलब दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लग रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। इफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब अगर इन दोनों फोर्सेस जो वेक्टर फोर्स है, अगर इनके बीच का एंगल पहला 0 डिग्री हो तब रिजल्टेंट निकालिए, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब रिजल्टेंट निकालिए, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब रिजल्टेंट निकालना है। तो दो फोर्स का हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर होती है तो उसको ऐड करने का हमारे पास रूल होता है वेक्टर एडिशन, है ना। तो वेक्टर एडिशन के बेसिस पे हम इसको ऐड करते हैं। अब स्केलर अगर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए 4 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, दोनों को ऐड करना है, तो 4 प्लस 5 9 किलोग्राम हो गया। लेकिन जब जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती है उनको ऐड करने की टेक्निक बिल्कुल अलग होती है, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हम पहला दो फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे जब इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो पहला केस देखिए ये है कि मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और एक फोर्स है 3 न्यूटन का। एक फोर्स मान लीजिए F1 है 3 न्यूटन का, ये लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है F2 बराबर 5 न्यूटन का, नहीं 4 न्यूटन का। दूसरा फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन का लग रहा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। जाहिर सी बात है इनके बीच का एंगल हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री ले रहे हैं। पहला पहला केस क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का केस है। मतलब जब दो फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो आपको मैंने बताया था कि दो फोर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है एफ नेट। मतलब एफ नेट क्या है? एफ नेट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। तो उसको वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, यही होता है। अब बस सारी वैल्यूज पुट करना है। F1 क्या है? इस फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड है। F2 क्या है? फोर्स F2 का मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है? इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है जो 0 डिग्री दिया गया है, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं और सेम बॉडी पे लग रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताइए फटाफट। आप F1 के वैल्यू रखिए, F1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ 0 डिग्री। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस टर्म को तो यहां से हटा सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 2 जा 6, और 6 4 से कितना होता है? 24, है ना। हाँ 24, ये कहाँ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 16 प्लस 9 हो गया 25, और 25 प्लस 24 बिकम 49। सो अंडर रूट हो जाएगा 49। बोलो क्लियर है? तो अब इसका स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे मेरे बच्चे, तब एफ नेट कितना आ जाएगा? 7 न्यूटन का आपका नेट फोर्स आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? ये तो मैंने लॉन्ग ट्रिक करके बता दी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? शॉर्ट ट्रिक थी एफ नेट इज इक्वल टू, अगर दोनों के सेम डायरेक्शन है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया जाता है। ऐड कर दो, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन बिकम 7 न्यूटन। तो देखो आप शॉर्ट ट्रिक मेथड्स यहां से भी कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉपर वे में करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट ट्रिक मेथड इसलिए यूज किया करिए। आप बता दीजिए दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर ऐड करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को बस चुपचाप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिया जब इनके बीच का एंगल था 0 डिग्री। अब हम बात करेंगे जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। बने रहिए बच्चे। ना बेटा, अब देखिए जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम लोग केस ले रहे हैं, सेकंड केस ले रहे हैं, जब थीटा बराबर कितना है? 180 डिग्री है। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक बॉडी रखी है एम मास की, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का, इसको हमने मान लिया है F1, और एक फोर्स लग रहा है जस्ट इसके अपोजिट F2, कितना है? 4 न्यूटन का है। ठीक है, तो देखिए दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। मैंने आपको एक केस बताया था जब दो वेक्टर ऐसे लग रहे होते हैं और इनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? देखिए इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? एफ नेट, पहले हम आपको बताते हैं
प्रॉपर वे में कैसे किया जाएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक है। चलिए एफ नेट कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 180 डिग्री, मतलब इनके बीच का एंगल कितना 180 डिग्री है ना। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, छोटा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा करते हैं छोटा छोटा सा ना। चलो देखिए एफ नेट कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 4 12, 12 2 24, और कॉस थीटा माइनस में होता है तो -24, तो यहाँ लगा देंगे -24। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, और 25 में से 24 माइनस करेंगे इट कम्स आउट टू बी 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 न्यूटन का। सो नेट फोर्स कितना आ गया आपके पास, नेट फोर्स आ गया 1 न्यूटन का, नेट फोर्स आ गया। बोलिए क्लियर है। अब बात ये आती है कि सर 1 न्यूटन का तो नेट फोर्स आ गया है, 1 न्यूटन का आपके पास नेट फोर्स आ गया है। अब नेट फोर्स मान लेते हैं कि किसी एंगल पर है, हमें नहीं पता किस एंगल पे है, लेट इट बी किसी एंगल पे है। चलो अगर हम पता करना चाहें, हालांकि देखो ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड क्या है वो भी समझ लेते हैं। शॉर्ट मेथड ये है, आपको मैंने बताया था कि अगर जो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट कैसे निकलता है, पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से माइनस कर दिया करो। तो 4 में से 3 को माइनस कर दो, तो 4 में 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 न्यूटन आ गया। बोलो 1 न्यूटन यहाँ से भी आ गया, 1 न्यूटन यहाँ से भी आ गया। तो आप चाहे इस तरह करो चाहे इस तरह को, बात देखिए हालांकि आप इस तरह से सॉल्व करो, लेकिन आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए, आपको केस पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, बस दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देते हैं। अब बात आती है कि मान लेते हैं इसका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो इस वेक्टर 4 वाले वेक्टर के साथ, मतलब इस F2 वाले वेक्टर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट इट बी थीटा एंगल बना रहा है। हम पता करना चाहते हैं कि वो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं कि अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ये आप क्या निकल गया, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया है। शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको समझ में आ गई। अब हम आपको बताने वाले हैं इसी क्वेश्चन में कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब उसकी डायरेक्शन हम किसी भी वेक्टर से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए यहां पे लग रहा था वेक्टर F1 है ना, और यहां पे क्या लग रहा था वेक्टर F2, मतलब दो फोर्सेस इसी पॉइंट पे लग रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट है कुछ, मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट ये चला गया, कितना चला गया F नेट, लेट इट बी मान लेते हैं, और ये F2 के साथ, F2 की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन का फोर्स है, Fn कितना है 3 न्यूटन का फोर्स है, और मानते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से कहीं चला गया और इनके बीच का एंगल कितना है, लेट इट बी अल्फा, कितना है अल्फा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको tan अल्फा तो निकालना आता है, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ थीटा। कुछ याद आ रहा है क्या, भूले तो नहीं है, ध्यान है। अब देखिए मैं आपको फिर से याद करा दूं, मान लीजिए वेक्टर ए होता था, एक वेक्टर बी होता था, और इनके बीच का रिजल्टेंट होता था मान लीजिए r, और मान लेते हैं ये वेक्टर इस वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर और इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मान लेते हैं कितना है थीटा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते थे, tan अल्फा इज इक्वल टू जिस रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है इसके जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर लेते हैं बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए लेते हैं प्लस बी ऑफ कॉस थीटा ले लेते हैं। अब चलिए इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बी मतलब जिसके साथ एंगल बना रहा है इसके जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर लेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 3 इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो यहाँ पे लगा दीजिए साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ए कितना है 4 प्लस बी कितना है 3, ये हो गया कॉस ऑफ 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे निकाला जा रहा है, tan अल्फा में निकालना है तो हमें b sin थीटा लेना पड़ेगा। देखो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ले लो, इसके बाद वेक्टर ले लो, फिर प्लस वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा ले लो, ठीक है। चलो इसको सिंपलीफाई करो फटाफट। साइन 180 कितना होता है, साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रही है। तो साइन 180 मतलब साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा cos 90, और cos 90 कितना हो जाता है 0। अगर cos 90 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया आपका 0। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, 4 प्लस 3
cos 180 cos 180 कितना होता है -1, तो ये आपका हो गया -1, तो यहाँ पे आप साइन लगा दीजिए -1 का, ये आपका हो गया 0/1। अल्फा 0 डिग्री होने का मतलब ये होता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये यहाँ से नहीं जा रहा है। अल्फा बराबर 0 मतलब क्या होता है, अब इसको यहाँ से नहीं ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आपके ये जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर एफ नेट, तो एफ नेट की डायरेक्शन किसके अलोंग है, F2 के अलोंग हो जाएगी, क्योंकि F2 वाला जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड डोमिनेंट कैरेक्टर का है और F1 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं और इसमें से अगर एक इन दोनों में से जो फोर्स बड़ा होगा उसी के अलोंग एफ नेट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहां से आपने थीटा बराबर अल्फा डिग्री निकाल लिया और यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। क्लियर है, अल्फा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, थीटा, थीटा कितना था 180 डिग्री था। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बेटा ध्यान से याद रखना। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे वाला केस देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है F1, मान लेते हैं 3 न्यूटन का है, और एक वेक्टर है F2, मान लेते हैं वो 4 न्यूटन का है, और दोनों देखो कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री का केस आ गया है, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आपको पता है इसका रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बीच से नहीं जाएगा, लेकिन समवॉट इनके बीच से ही कहीं जाएगा। तो मान लेते हैं एफ नेट की डायरेक्शन ही हो गई, और ये मान लेते हैं एफ नेट इस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। हम यहाँ पे दो चीज निकालेंगे कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इसका डायरेक्शन इसके बीच से जा रहा है, तो पहले तो निकालेंगे इस एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। दूसरा निकालेंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम दिस वेक्टर F1। क्लियर है, तो चलिए सबसे पहले क्या निकालिए, एफ नेट निकालिए। कैसे निकालेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जो फॉर्मूला आपको पता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या होता है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल होता है ना। F1 F2 90 डिग्री पे है, मतलब यहाँ पे हो गया cos 90 मतलब 0, मतलब ये पूरा वाला जो टर्म होगा ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म बचेगा कि आपके पास सिर्फ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और F1 कितना है 3 न्यूटन, F2 कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसका हो जाएगा अंडर रूट 25, स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। इजी है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं मैं। अब बात आती है कि हम ये अल्फा कैसे निकालें, मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है या इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, हमको निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं ये वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस वाले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब हमको अल्फा एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, आपको पता होना चाहिए। tan अल्फा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, tan अल्फा बराबर जिस, ये tan अल्फा है, इसके जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, कितना है 4, साइन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या लेंगे, दूसरा वाला वेक्टर 3 ले लेंगे प्लस b cos ऑफ 90, दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b किसको लेते हैं, a किसको लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से देखो बेटा, जैसे tan अल्फा ये हमें अल्फा निकालना है, तो आप पहला कौन सा वेक्टर लोगे, इस अल्फा के जस्ट अपोजिट वाला जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 4, फिर साइन ले लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ले लेंगे 90 डिग्री, फिर क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर लेंगे प्लस 4 ले लेंगे cos 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो गया 4/3 और cos 90 होता है 0, भाई cos 90 कितना होता है 0 होता है, और 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकम 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 4/3। और आपको पता होना चाहिए tan अल्फा की वैल्यू 4/3 कब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। देखो जैसे मान लो कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री पे, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और मान लीजिए ये वाली साइड अगर मान लीजिए 3 है और ये वाली साइड अगर 4 है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है, मतलब इन दोनों का हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5, पाइथागोरस इक्वेशन से निकालेंगे। तो 3 वाले के सामने का जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा, 4 वाले के सामने का एंगल 53 डिग्री होगा, और 5 वाले सामने का एंगल 90 डिग्री होगा। इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अब आपको निकालना है tan ऑफ, देखिए tan अल्फा बराबर है 4/3, बोलिए है कि नहीं। अब 4/3 कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए tan, अब जैसे मान लीजिए आपको tan 53 निकालना है, tan 53 डिग्री निकालना है, कैसे निकालेंगे, tan 53 निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन हो गया 4, तो ये हो गया 4 बाय बेस क्या है 3, देखो 4/3 बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, tan ऑफ 53 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब अल्फा कितना होना चाहिए 53 डिग्री होना चाहिए, तो अल्फा बराबर 53 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब बात समझ में आ गई कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, या यूं कह दिया जाए कि ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर इस वाले
फोर्स के साथ कितना वेक्टर, कितना एंगल बना रहा है, तो ये पूरा हो गया 90 और ये हो गया 53, तो बचा हुआ कितना है 37 डिग्री है। तो आप ये भी कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर 4 न्यूटन के वेक्टर के साथ 37 डिग्री के एंगल बनाता है, या फिर रिजल्टेंट वेक्टर 3 न्यूटन वाले फोर्स के साथ 3 न्यूटन वाले वेक्टर के साथ 53 डिग्री के एंगल बनाता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम इंडिविजुअल वेक्टर्स। आसान है, समझ में आ गया। तो डायरेक्शन वेक्टर इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे आप वैल्यूज निकालना याद रखिएगा कि साइन 37 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसी एंगल से देखिए साइन 37 डिग्री अगर आपको निकालना हो तो साइन 37 डिग्री कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो कहीं भी अगर साइन की जगह पे साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया तो थीटा बराबर 37 डिग्री कर देना। तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। इसी तरह से आपको निकालना है कॉस ऑफ 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री कैसे निकालेंगे, कॉस 37 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 5। इसी तरह से tan ऑफ 37 डिग्री कितना होगा, tan 37 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है अपॉन बेस। अब इसका आपको 53 निकालना हो तो आप आराम से 53 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह की जो एंगल्स है ना, आप इसको जरूर से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपने कितनी अच्छी तरह से कर दिया कि दो फोर्सेस के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर जब थीटा बराबर 0 डिग्री था, 180 डिग्री था और 90 डिग्री था। क्लियर होगी बात। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। बने रहिए बच्चे। देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट करिए। टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, ऑफ 5 यूनिट्स, इनके मैग्नीट्यूड 5 यूनिट के हैं, हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है एज पर द क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, इनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल पता करना है किसी एक वेक्टर से। मतलब मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ये, है ना, और वेक्टर है एक ये, और यहाँ पे पहली कंडीशन दे दी है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, और वो है कितना 5 यूनिट का है, 5 यूनिट का है, बराबर है। इनके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल दे रहा है 60 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब अच्छा इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, मान लो इनका रिजल्टेंट ये चला गया, ये है इनका रिजल्टेंट आर नेट, कितना बोला हमने आर नेट बोल दिया। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसी एक वेक्टर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लेते हैं ये वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है अल्फा की। पूछा गया है ना कि क्या पूछा गया है, एंड इट्स एंगल, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, किसी एक वेक्टर से इसका एंगल निकालिए। तो आप या तो इस वेक्टर से निकाल लीजिए या तो इस वेक्टर से निकाल लीजिए। चलिए हम इस वेक्टर से निकाल लेते हैं। मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो पहले तो आप निकालिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा में थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो अच्छा ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो भी 5 है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 और कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर आपका बचेगा क्या बचेगा बताइए, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 इंटू 5 25, तो 25 कितना हो गया 75, और 75 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5√3। बोलिए क्लियर है क्या। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 5√3 यूनिट। सो दिस इज द रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर 5√3 यूनिट। आसान है। अब आपको निकालना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपने निकाला है इसका डायरेक्शन क्या होगा, या इसका एंगल कितना होगा किसी एक वेक्टर के साथ। तो कैसे निकालेंगे tan अल्फा निकालिए। आपको पता है tan अल्फा बराबर क्या होता है, ये अल्फा है, इसके अपोजिट वाला एंगल कितना है, वेक्टर है बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो 5 ले लो, साइन लगाओ, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री डिवाइडेड बाय ए लो, ए कितना है 5 प्लस बी कितना है 5 कॉस ऑफ 60 डिग्री। बस हो गया, फटाफट कर लो। साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5√3/2 प्लस डिवाइड का साइन 5 + 5 cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5 + 5/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहां से आपका हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 10 + 15 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 15 नीचे आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेना, बहुत आसान है ये, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 3/3। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, √3/3 को 3 को कर सकते हैं √3 × √3, है ना, 3 को क्या कर सकते हैं √3 × √3, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। अब बताइए कि tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, अब आपको ये बताना है। तो फटाफट से बता दीजिए tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा बराबर 30 डिग्री होता है। तो tan 30 की वैल्यू आपको कैसे निकालना है, बहुत आसान है। tan 30 बराबर होता है sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कितना होता है 1/2,
cos 30 कितना होता है √3/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1/√3, देखिए 1/√3 वहां पे भी लिखा है, तो इसका मतलब tan की कौन सा एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा बराबर के अल्फा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस वेक्टर के साथ 30 डिग्री पे है, और जाहिर सी बात है 30 डिग्री पे होना भी चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम होते हैं, मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है इसके बाइसेक्टर से जाता है, मतलब इसके मिड से जाता है। देखो 60 डिग्री का आधा कितना हो गया 30 डिग्री, देखो 30 डिग्री आ गया। तो याद रखिएगा अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के बिल्कुल बीच से होकर निकलेगा। तो ये एंगल कितना निकाल लिया आपने 30 डिग्री निकाल लिया। बताइए इजी है, आसान है, कर लिए किस तरह से किया गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आपको आ गया और डायरेक्शन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना आपको आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरे बच्चे बने रहिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आप लोग पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर है ए और बी, मेक्स एंगल 20 डिग्री और 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। मतलब एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाता है, और एक वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 मीटर और 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, इनका आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ग्राफिकल वे में करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, आपके पास दो वेक्टर है मेरे बच्चे, देखो एक आपके पास ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस। आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर है मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 20 डिग्री का एंगल। मान लेते हैं वेक्टर ए है जो इसके साथ बना रहा है 20 डिग्री का एंगल। इसी तरह से एक वेक्टर बी है विच मेक्स 110 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री एंगल बना रहा है। मान लेते हैं वेक्टर है ये बी, ये है वेक्टर बी जो इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 110 डिग्री एंगल बना रहा है। हमारे पास दो वेक्टर आ गए, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 5 मीटर का, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 12 मीटर का। एक बात बताओ, दो वेक्टर है, ये 10 डिग्री मतलब ये 20 डिग्री है एक्स एक्सिस, और ये है 110 डिग्री एक्स एक्सिस। क्या इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं यार? ये 10 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करो, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब दो वेक्टर्स मेरे पास आ गए जो 20 डिग्री के एंगल पे है, तो इनके बीच का रिजल्टेंट तो निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? अब तो समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। तो चलिए, हमें एक बात तो क्लियर है कि हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता चल गया है 90 डिग्री, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है 5 मीटर 12 मीटर। इनका रिजल्टेंट निकालना कितना आसान है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए फटाफट से 144, कितना होगा 144 है ना, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। हाँ, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 5, बी कितना है 12, और cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा वाला टर्म हो जाएगा 0। तो 25 बचा प्लस 149 बचा, दैट इज 169 हो गया। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हो गया 13। अब क्योंकि ये यूनिट किसमें है मीटर में दी गई है, तो ये भी किसमें हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। तो इसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 न्यूटन आ गया, 13 न्यूटन आ गया। कितनी आसानी से किया आप लोगों ने, समझ में आ गया क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, सो 169 का स्क्वायर रूट 13 बार आ गया। तो होप सो कि आपको बात तो समझ में आ गई होगी और आसान भी होगी। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां से आपसे अगर इसने एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया कि बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस। आपसे इसने इसमें कह दिया, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। बताइए एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो मेरे बच्चे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनके कहीं ना कहीं बीच से होकर जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर आर नेट, कितना मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इस वाले वेक्टर से एंगल बना रहा है अल्फा, तो इससे कितना एंगल बनाएगा? देखो ये तो समझ में आ गई, ये एंगल अल्फा है, हमें ये एंगल पता है 20, अरे ये तो एंगल पता है ना 20 है, तो अल्फा प्लस 20 हो जाएगा ना, अल्फा प्लस 20। बोलो क्लियर है क्या? तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता चल जाएगा अल्फा प्लस 20, लेकिन हमें अल्फा पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये एंगल तो पता ही ऑलरेडी 20 है। हमें किसी तरह से अल्फा निकाल लें, कैसे निकालेंगे? tan अल्फा। अब आपको tan अल्फा यूज करना पड़ेगा। tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अल्फा जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12, तो ये हो जाएगा 12 साइन, और दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो लगा दो 90 डिग्री प्लस डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 प्लस 12 cos ऑफ 90, और cos 90 का टर्म हो जाता है 0, इसको तुम यहां से हटा दो पूरी तरीके से, तो आपका क्या बचेगा 12/5
12 डिवाइडेड बाई 5, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 12 बाय 5। बट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस, तो आप क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस इज, एक तो ये एंगल और दूसरा 20 डिग्री, तो आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस 20, अल्फा प्लस 20 डिग्री, मतलब अल्फा कितना है, tan इनवर्स 12 बाई 5 प्लस 20 डिग्री। बताइए क्लियर है क्या। अब tan इनवर्स 12 बाई 5 मतलब tan 12 बाई 5 की कुछ वैल्यू होती होगी। अब अगर आप इसको यहीं भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये किसका एंगल निकल गया, मतलब ये किसका निकल गया है, डायरेक्शन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और कभी कभी आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में इसका रिजल्टेंट वेक्टर है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 बाई 5, बट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन क्या है, tan इनवर्स 12 बाई 5 प्लस 20 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे इस अप्रोच के साथ करेंगे, और प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है बेटा, हम बहुत ज्यादा होगा, आपको 5 6 7 8 10 क्वेश्चन कराएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कराएंगे, है कि नहीं। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन यहां से नहीं करना, आपको अपनी बुक से क्वेश्चन लगाना है, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड पहला तो आपका हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, अब सेकंड बता देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और डिवीजन ऑफ वेक्टर। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए अभी फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर है ए एंड बी आर एट 30 डिग्री टू ईच अदर, मतलब दो पोजीशन वेक्टर है जो एक दूसरे से 30 डिग्री पे है, विद मैग्नीट्यूड 3 मीटर 4 मीटर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, उसका है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना, और एक वेक्टर है बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, इन्होंने दिया है 30 डिग्री है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है कितना है, 3 मीटर का है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 4 मीटर का है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर होता है, क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी चीजें आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, पोजीशन वेक्टर कैसे लेंगे, पहले वेक्टर ए बनाया, फिर आपने वेक्टर बी बनाया, दोनों एक दूसरे से 30 डिग्री पे है, आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होता है, इसको तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब यार ये कैसे निकालें, अब ये कैसे निकालें, अगर इन दोनों को अगर ऐड करना होता तो हम चुपचाप अपना मेथड अप्लाई कर देते, लेकिन अब ये कैसे निकालें, बहुत आसान है, बस बने रही, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए वेक्टर बी प्लस में है, यहां भी वेक्टर बी किस में है, प्लस में है, वेक्टर ए यहां पे किस में है, प्लस में, और यहां पे वेक्टर बी क्या है, माइनस में। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए, बोलो है कि नहीं। और वेक्टर ए का माइनस करना हमें आता है, कैसे करेंगे, इस वेक्टर को ऐसे पकड़ के रोटेट कर दो, घुमा दो 180 डिग्री पे। तो अभी अगर वेक्टर ए है, ये तो कितना है, माइनस वेक्टर ए है, तो अब वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए का सम निकाल सकते हैं। यार वेक्टर बी तुम्हें पता है और माइनस वेक्टर ए पता हुआ है, अब इनके हम रिजल्टेंट तो निकाल सकते हैं। इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, सम वॉट कहीं इनके बीच से जाएगा, मान लेते हैं ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अरे यही तो निकालना था हमको। अब बताओ ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, बता सकते हो, 180 में से 30 डिग्री माइनस करो, 150 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर है, मतलब दो वेक्टर के बीच का हमें क्या पता है, एंगल पता है 150 डिग्री। अरे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो ना आराम से, कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 का स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ 150 डिग्री, कॉस ऑफ 150 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। और कॉस 150 कैसे निकालेंगे, कॉस 90 प्लस 60, और कॉस 90 प्लस 60 कितना होता है, बताइए फटाफट से, कॉस 90 प्लस 60, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 60 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस साइन 60 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, चलो यहाँ पे फटाफट से कर दो,
ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस हो गया 4 का स्क्वायर, माइनस लगाना है क्योंकि cos 150 है और cos 150 होता है माइनस साइन 60, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू साइन ऑफ 60, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 4 12 इंटू √3, बोलो है कि नहीं। तो अंदर आपका हो जाएगा, ये बचेगा आपका 25 माइनस 12 √3, ये क्या आ गया आपका भाई, ये आ गया आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 माइनस 12 √3, ये तो निकालना था। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो सिंप्लीफाई कर लो, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, तो 12 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1.7 हो जाएगा, तो 1.7 इसको करो सिंप्लीफाई, तो 12 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 7 सॉरी 14 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 821402 है ना, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 20.4, तो हम इसको 20 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं 20, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा √25 माइनस 20, इट कम्स आउट टू बी √5, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है √5 मीटर। सो ये क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, कितनी आसानी से निकाल दिया आपने। इसी तरह से क्वेश्चन जो भी आएंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें चेंज निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी ये है वो, और उसने अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर लिया 60 डिग्री पे, सेम मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है मान लीजिए इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, चुपचाप चलता चला जा रहा है, चलते जा रहा है, इसने अपनी डायरेक्शन को घुमा के थोड़ी देर बाद डायरेक्शन चेंज कर लिया, मान लीजिए 60 डिग्री पे, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, उसने अपना मैग्नीट्यूड सेम रखा हुआ है। पूछेगा व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, बहुत आसान है, ये आपकी थी v1 वेलोसिटी, ये थी आपकी v2 वेलोसिटी, अब दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इनके बीच का एंगल चेंज हो गया है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा v बराबर होता है v2 माइनस v1, अब v2 माइनस v1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। देखो v2 किस में है, पॉजिटिव, v1 माइनस में है ना, तो इस v1 वाली वेलोसिटी को जस्ट अपोजिट करके पलटी मार देना, ये पलट देना, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और इसका रिजल्टेंट इसकी बीच से चला जाएगा, तो बस इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकाल देना, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे, अभी हम लोग 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। बेटा देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी कभी आपको देखने को मिलेगा, दो वेक्टर्स हैं, है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है, लेट इट बी, मान लीजिए कुछ मान लेते हैं 3 मीटर मान लेते हैं, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है 4 मीटर, और आपसे कहा गया है, अब देखो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे काफी बहुत समय चला जाएगा, आपसे कहा गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये आपसे कहा गया है, क्लियर है, आपसे ही कहा गया है। अब बताइए वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब जब दो वेक्टर को हमें ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन यही होता है, तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब जब दो वेक्टर को हमें माइनस करना होता हो तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, पता है आपको। तो आपको दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है और ये कंडीशन दे रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए, बहुत आसान है मेरे बच्चे, दोनों तरफ मॉड लगा देना, इसकी भी मॉड लगा देना, और ये कंडीशन दिया है, देखो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, यही तो होता है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर ये आपके सामने लिखा हुआ है, अरे ये रिजल्टेंट वेक्टर ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, दोनों को बराबर करना है, बस करना क्या, कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, मतलब जब दो वेक्टर को हमें ऐड करना हो तो ऐड करने पे जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है, इसका फॉर्मूला ये आपके सामने, और दो वेक्टर्स के बीच एंगल मान लेते हैं थीटा है ना, मान लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, लेट इट बी थीटा है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और जब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और कंडीशन दे रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, देखो कंडीशन दे रहा है दोनों आपस में बराबर है। पहले तो आप एक काम करो, स्क्वायर रूट को हटा दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो हो गया कि नहीं, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, वो भी माइनस में,
किसमें बचेगा? अरे बोलो ना यार, माइनस में बचेगा ना, माइनस में। इसको धर लिया हो तो तुम्हारा हो जाएगा 2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, और cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? cos 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री भी होती है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। बोलो है कि नहीं? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर है तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। देखो ये क्या बता रहा है मेरे बच्चे, आर मान लेते हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर है R1 और दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन वेक्टर है R2, और दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में बराबर बोला जा रहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड को आपस में बराबर बोला जा रहा है। तो मैंने इनका क्या किया है? मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया है, इनके बीच का एंगल निकाल दिया 60 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आपके सामने मिलेंगे तो कैसे करना है समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन तो बहुत है मेरे बच्चे, क्वेश्चन बहुत है। आप कितने क्वेश्चन करोगे? 10, 20, 25, 50 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब आपको ही करनी है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आपसे कह रहा है बताइए इस वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकाला जाता है? किसी वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर ए आपको पता है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है किसी तरह से। तो मेरे बच्चे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था, आई कैप का मल्टीपल कितना है? 1 प्लस जे कैप का मल्टीपल कितना है? 1, स्क्वायर कर दो। के कैप का मल्टीपल कितना है? -1, इसका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? √3 हो गया। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 आ गया। तो बस उठा के यहाँ पुट कर दो। वेक्टर ए आपको पता है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय ए कितना है? √3। तो ये आपका क्या निकल गया? डायरेक्शन वेक्टर निकल गया। इस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर निकल गया। आसान है, कर लोगे, बहुत दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी होंगे ये सब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अपने बुक में, आपके बुक में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है अब इतना इनफ है। अगर एक दो क्वेश्चन और करना चाहते हैं, चलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है ABCDEF, ये क्वेश्चन नंबर F है। आपसे कह रहा है इफ वेक्टर A इज 3i कैप प्लस 2j कैप, है ना, और वेक्टर B आपको यहां पे दे रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। आपसे कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग निकालना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बहुत आसान है, दो वेक्टर आपको दिया गया है, दोनों वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है। तो चलो मान लो दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से आपको कोई वेक्टर मिल गया है आर। भाई जब दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करोगे तो मान लो तो कोई वेक्टर मिल गया है आर, तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है कि नहीं? तो पहले दो वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट कर दो। भाई वेक्टर ए आपको पता है, वेक्टर बी आपको पता है। वेक्टर ए कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप, ब्रैकेट बंद करिए। वेक्टर बी कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब देखो 3i कैप में से 2i कैप माइनस करो, कितना बचेगा? i कैप, और 2j कैप में से 3 कैप माइनस करेंगे तो माइनस j कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस k कैप। अब आपके पास एक वेक्टर r है जो किसके बराबर? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर ही तो है। हमें इस वेक्टर का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग इसके, मतलब इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर के अलोंग होता है। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर के अलोंग होती है कि नहीं? तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला भाई कैसे निकालेंगे? r इंटू आर कैप, ऐसे तो करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, हमें आर कैप निकालना है। आर कैप कैसे निकालेंगे? आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और वेक्टर आर आपको पता है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और वेक्टर इस आर का मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देखो कुछ ध्यान आ रहा है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आ रहा है ना।
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो गया अंडर रूट 3। दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर, और इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोथ आर सेम। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, और इसी को ही बोलते हैं हम और डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर, तो देखो डायरेक्शन वेक्टर निकल गया आई कैप माइनस जे के प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3। बस इसी तरह से करना, तो और कुछ नहीं करना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखना, जब किसी वेक्टर को हम इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, देन उसके बाद हम लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड अगर आपका अंडर रूट 2 है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर यूनिट वेक्टर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, एक मिनट, हाँ मैग्नीट्यूड, एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ subtraction of these two यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो यूनिट वेक्टर हैं, दो यूनिट वेक्टर हैं, इनके सम का मैग्नीट्यूड दिया गया है अंडर रूट 2, और इसी दो यूनिट वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। तो आसान है भाई, यूनिट वेक्टर आपको बोल दिया गया है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए है, और इसका मैग्नीट्यूड भाई 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से हमारे पास एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर हमारे पास कितना है? बी है। इसका यूनिट वेक्टर कितना है भाई? इसकी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। और इनका सम पहले निकालते हैं। इनका क्या निकालते हैं? पहले सम निकालते हैं। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सम मान लीजिए इनका कितना है? r1। इनके सम का मैग्नीट्यूड कितना है? r1 है। r1 इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब एक बात बताइए, आपको r1 की वैल्यू पता है कि दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड रूट 2 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए रूट 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए a1 कितना है? 1, b कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू a इंटू 2 हो गया, और cos ऑफ थीटा हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स से कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हो गया 2 प्लस 2, स्क्वायर स्क्वायर करके हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos ऑफ थीटा। बोलो है कि नहीं? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। अरे cos थीटा 1/2 क्यों आएगा? जब थीटा बराबर 0, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 0, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? cos ऑफ 0 डिग्री पे होती है। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos कितना होगा? 0 होगा। भाई यहाँ पे cos थीटा बराबर 0 कब आ रहा है? cos थीटा बराबर 0/2 0 हो जाता है ना, तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? तब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। इसका मतलब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। आसान है, समझ में आ गई बात? अब आपसे कह रहा है कि मान लीजिए जब इन्हीं दो यूनिट वेक्टर का हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आता है R2। कितना आता है? R2। तो इस R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, निकाल लो। आपको यूनिट वेक्टर है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1 और cos ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री तो 1 होता है ना यार, 0 डिग्री तो 1 होता है ना। cos यहाँ पे हो जाएगा 90, थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। एक्सट्रीमली सॉरी, cos 0 डिग्री की वैल्यू पता है ना कितनी होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। उठा के वहां पे पुट कर दो cos 90, और cos 90 कितना होता है? cos 90 हो जाता है 0, तो ये पूरा वाला टर्म हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ ये, तो हो गया अंडर रूट 2। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि दो यूनिट वेक्टर का जो सम का मैग्नीट्यूड होता है उन दो यूनिट वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज रूट 2, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो रूट 2। कैसे निकल के आया? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, रूट 2 बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल प्लस 2 cos थीटा, और 2 cos थीटा बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 0 हो गया। और cos थीटा बराबर 0/2 दैट इज 0, और cos 0 की वैल्यू कब होती है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। मतलब दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये वेक्टर कैसे होंगे? आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। चलिए, मतलब एक वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके सम के मैग्नीट्यूड, इन अगर दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनके सम का मैग्नीट्यूड और इनके सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो गया। देखिए, क्लियर? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से नोट करिएगा। बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट अब आपको कराएंगे। आई थिंक दिस इज इनफ, इतना काफी क्वेश्चन हो गया है। अब चलिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर। बने रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।